हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई की इंग्लिश बुक विस्तास बुक का 8th चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसके दो पार्ट्स हैं। इसके दो राइटर्स हैं जितकाला शाह और बामा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की जो थीम है। देखिए, जो लेसन है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। एक जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक अमेरिकन इंडियन वुमेन का, और जो सेकंड पार्ट है वो है एक तमिल दलित राइटर का। दोनों जो स्टोरीज हैं वो हाईलाइट करती हैं विमेन अप्रेशन को, क्लास बैरियर्स को, रेसिज्म को, डिस्क्रिमिनेशन को और एक्सप्लॉयटेशन जो उनको नीचे की तरफ को खींचता है। दोनों स्टोरीज जो हैं वो एक ही चीज एडवोकेट करती हैं कि सीड्स ऑफ रिबिलियन जो हैं वो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत अर्ली स्टेज पे ही बो दिए जाते हैं, क्योंकि इनको फाइट करना पड़ता है अपने राइट्स के लिए। जो बच्चे हैं वो यंग हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, पर वो इनजस्टिस नहीं टॉलरेट करते अगर वो डिटरमिन्ड हो। दूसरी थीम में हम ये कह सकते हैं कि जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है वो ये डिपिक्ट करता है इस फैक्ट को कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने सराउंडिंग्स को लेके, और वो रिएक्ट करते हैं बहुत स्ट्रांगली। तो बोथ जो डिस्क्रिप्शंस हैं इस चैप्टर में वो यही दिखाती हैं कि किस तरीके से स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया गया था अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और किस तरीके से बच्चों ने जो है रिएक्ट किया। जितकाला शाह जो है वो रिप्रेजेंट करती है नेटिव अमेरिकन वुमेन को, मतलब उनका बर्थ वहां पे हुआ था अमेरिका में, पर उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों इंडियंस थे। वो कंडेम करती हैं किस तरीके से उनकी लाइफ में ऑपरेशन किया जाता है। और अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की जिसमें बामा का रेफरेंस है, वो क्रिटिसाइज करते हैं इविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये यूनिवर्सल थीम है जो हाईलाइट करती है रिएक्शन हेट्रेड की तरफ, क्रुएलिटी की तरफ, खास तौर पे उन लोगों की तरफ जो डाउन ट्रॉडन है, जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सोशल हायरार्की। अब बात करते हैं जस्टिफिकेशन जो है टाइटल का, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये जो टाइटल है ये वेल सूटेड है इस ऑटोबायोग्राफीज को, जो दो डिफरेंट लड़की जो दो अलग अलग जगह से हैं वो अपना अकाउंट देती हैं। दोनों की दोनों जो विमेन है वो बिलोंग करती हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, और वो अपने चाइल्डहुड में जब वापस जाके रिफ्लेक्ट करती हैं, देखती हैं, तो वो अपना रिलेशनशिप देखती हैं मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ, और दोनों ही एक विक्टिम होती हैं प्रेजुडिस यानी कि बायस और ऑपरेशन वाले सिस्टम का। तो वो एक्सपीरियंस करती हैं सैडनेस और वो आउटरेज करती हैं उस चीज को, क्योंकि वो डीपली अफेक्ट हो जाती हैं उन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के साथ जो उनके बचपन में हुए थे। दोनों की दोनों वुमेन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो फाइट करती हैं अगेंस्ट इनजस्टिस। हाउएवर दोनों की दोनों इनजस्टिस को फाइट करने के लिए पावर ऑफ पेन यूज करती हैं, यानी कि हमें सिखा रही हैं अपने मैसेज के जरिए। अब ये था ओवरऑल चैप्टर की जो थीम है। अब डिस्कस करते हैं कि जो सब टाइटल है, पहला पार्ट जो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वो कितना एप्रोप्रिएट है। देखिए, जितकाला शाह जो है वो नेटिव अमेरिकन थी, और वो जो है उनकी मदर से अलग हो जाती हैं फोर्सिबली, क्योंकि जो व्हाइट लोग हैं वो चाहते थे कि नेटिव इंडियंस जो हैं वो उनका कल्चर अडॉप्ट करें, बाहर के देश के लोगों का कल्चर अडॉप्ट करें। तो जो जितकाला शाह है वो रिवोल्ट करती हैं किस तरीके से इंडियन गर्ल्स को फोर्स किया जाता था वो ड्रेस पहनने के लिए जिसको वो ठीक नहीं मानती। वो शॉक हो जाती है ये देख के कि स्कूल की अथॉरिटीज उनको फोर्स करती है कि तुम लंबे बाल नहीं रख सकते, और उनकी कम्युनिटी में ये माना जाता है कि जो शिंगल्ड हेयर है, कटे हुए बाल हैं, वो कावर्ड्स रखते हैं या जब किसी की डेथ हो जाती है तब रखे जाते हैं, और जो ये नेटिव अमेरिकन्स हैं वो ये सब नहीं करना चाहते। तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक बड़े से रूम के बेड के नीचे जाके छुप जाती है, पर जब उसको पकड़ लिया जाता है वो रेजिस्ट करती है, किक करती है, स्क्रैच करती है इधर उधर, पर फिर उसको पता लगता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। शी हैज बीन पिन डाउन, और उसको चेयर पे बिठा के उसके जो बाल हैं वो काट दिए जाते हैं। पर उसकी जो स्पिरिट है उसको नहीं दबाया जा सकता, उसको वो दबा ही नहीं पाते।
वो वुमेन अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत पर्टिकुलर थी, क्योंकि उनके जो बाल हैं वो बहुत सेक्रेड माने जाते थे उनकी कम्युनिटी में। और जब वो अपने बालों को खो देती है तो उसे समझ आ जाता है ये वर्स्ट किस्म की इनडिग्निटी है जिसको उसको फेस करना पड़ा। तो ये जो टाइटल है ये बिल्कुल ही एप्ट है इस चैप्टर के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा कैरेक्टर था ज़ितकाला शाह का। देखिए, ज़ितकाला शाह, मैंने आपको बताया कि वो एक नेटिव अमेरिकन थी जिनको कार्लाइल इंडियन स्कूल में भेजा गया था एक बहुत यंग एज पे। तो वो फेस करती हैं इनडिग्निटी, डिस्क्रिमिनेशन और साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन अपने स्कूल में। उनको फोर्स किया जाता है कि उनके बाल जो हैं वो काटे जाएं उनकी विश के अगेंस्ट, उनके प्रोटेस्ट करने के बावजूद, और फाइनली उनको सरेंडर करना पड़ता है। वो इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे लोग उस लड़की को जैसे एक वुडन टॉय होता है। तो वो सिंबॉलिक है उन सब नेटिव अमेरिकन वुमेन के लिए जो एक्सप्लॉइट होते हैं अपने मास्टर्स के हैंड में। उनको एनस्लेव किया जाता है, उनको प्लंडर किया जाता है, उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और उसने भी एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन फेस की थी, एक कावर्ड के तरीके से जो इंसान फेस करता है जब वो हेल्पलेस हो जाता है। उसके जो लॉन्ग थिक ब्रेड्स थे, जो बाल थे, उसको काट दिया जाता है उसकी मर्जी के बिना। उसको एनिमल के तरीके से ट्रीट किया जाता है। हालांकि ज़ितकाला शाह जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है, पर फाइनली उसको अपनी स्ट्रगल जो है, अपना जो प्रोटेस्ट है, वो गिव अप करना पड़ता है। और वो जो लोग हैं वो अपना जो एम है वो अचीव करने में सक्सीड कर जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का डिस्कस करते हैं जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ये दिखाता है डिस्क्रिमिनेशन जो फेस की जाती है इंडियंस के द्वारा वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो ये स्टोरी डिस्क्राइब करती है किस तरीके से एक इंडियन गर्ल को फेस करना पड़ा वहां का कल्चर। उसको फोर्स किया गया कि तुम वेस्टर्न ड्रेसेस पहनो, बाल काटे गए उसके स्कूल अथॉरिटीज के द्वारा, और उसको एक अमेरिकन स्टूडेंट बनाने की कोशिश की गई। तो ये ऑथर एक फीमेल है जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो शुरू करते हैं इसकी समरी। तो इनका एक्चुअल नाम है गर्टूड सिमन्स बॉनिन। ये एक इंडियन अमेरिकन है, आप कह सकते हैं नेटिव अमेरिकन, मतलब उनका बर्थ वहां पे हुआ था, पर उन्होंने अपना जो एज अ राइटर पेन नेम एडॉप्ट किया था वो था ज़ितकाला शाह। और उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू किए थे 1900 के अंदर, जिसमें वो क्रिटिसाइज करती हैं कार्लाइल इंडियन स्कूल को जहां पे वो पढ़ती थी। ये जो स्कूल है इसका एक्चुअल नेम था यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन इंडस्ट्रियल स्कूल। इसे हम कार्लाइल बोलते हैं। ये पेंसिल्वेनिया में था, ये एक बोर्डिंग स्कूल था। और वो वहां पे क्रिटिसाइज करती हैं जो प्रथा चल रही थी और किस तरीके से जो लाइफ है नेटिव अमेरिकन विमेन की उसे ट्रीट किया जाता था और वो किस तरीके से फाइट करती है। तो जो राइटर है वो डिस्क्राइब करती है अपना फर्स्ट डे उस लैंड ऑफ एप्पल्स की जगह पे। लैंड ऑफ एप्पल्स क्योंकि उसका स्कूल वहां पे लोकेटेड था। वहां पर एक्सट्रीमली कोल्ड था, ठंड होती है। तो जो ग्राउंड था वो कवर्ड था स्नो के साथ, और जो ट्रीज थे वो नहीं कवर्ड थे उस टाइम पे स्नो के साथ। तो एक बेल बजती है जो इंडिकेट करता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ये जो इतनी जोर के बेल बजती है ये बेसिकली बेल टावर में से आ रही होती है, जिसे बेल फ्राई बोलते हैं। वो पार्ट ऑफ द टावर जहां से बेल बजती है और वो उनके सेंसिटिव ईयर्स तक पहुंचती है। सेंसिटिव इसलिए बोला गया क्योंकि वो बच्चों के कान थे। तो जो राइटर होती हैं वो आगे बताती हैं कि जो डिस्टर्बिंग साउंड थी वो एक और थी, वो थी जब बच्चे टिप टो करके अपने शूज पे चल रहे होते हैं। तो ये चीज भी जो राइटर को रेस्टलेस बना देती है। मतलब वहां पर वैसे तो इतनी कंटिन्यूस नॉइस थी हर जगह की, जो साउंड थी क्लैशिंग की एक दूसरे के साथ, वो उसको क्लियरली सुनाई दे रही थी। बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे किसी अननोन लैंग्वेज में। यहाँ अननोन लैंग्वेज इसलिए बोला गया है क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे और जो ऑथर है उनको ये लैंग्वेज नहीं आती थी। तो वो काफी डिस्टर्ब हो रही थी, एज इफ उनको ऐसे लग रहा था कि वो पागल खाने में बंद कर दिया गया है उनको, और उनकी जो फ्रीडम है वो सारी की सारी छीन ली गई है। और वो स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि पहले ना जब वो रहती थी अपनी मदर के साथ तो वो अपनी ट्राइब में रहती थी और वहां पर उनको फ्रीडम थी। लेकिन अब क्योंकि वो स्कूल में आ गई है, अलग किस्म के लोगों के साथ है, तो उनकी जो फ्रीडम है वो चली गई है।
वो स्ट्रगल कर रही है वो फ्रीडम को हासिल करने के लिए, पर उनको पता है कि वो सब यूजलेस है क्योंकि वो हासिल नहीं कर सकती, कभी नहीं अचीव कर सकती। अब एक विमेन थी जिसका येलो फेस था और उसके वाइट हेयर थे, वो लड़कियों के पास जाती है उन्हें देखने के लिए। तो जो ज़ित्काला शाह है, जो ऑथर हैं, वो लाइन में चल रही होती हैं बाकी सब लड़कियों के साथ, जो एक्चुअली जा रहे होते हैं टुवर्ड्स द डाइनिंग हॉल। और वो डिस्क्राइब करती हैं कि वहां पर कुछ इंडियन गर्ल्स थी जिन्होंने बड़े अलग किस्म के कपड़े डाले थे, हार्ड शूज थे, टाइट ड्रेसेस थी उनकी, और उन लड़कियों ने, जो छोटी लड़कियां थी वहां पर, वो पहने हुए थी एक स्लीव्ड एप्रन, उनके जो बाल थे वो कटे हुए थे, जिसके लिए वर्ड यूज किया है श्रिंगल्ड हेयर, मतलब कटे हुए जो बाल होते हैं। और जो ज़ित्काला शाह है वो किसी तरीके की आवाज नहीं कर रही थी अपने शूज के साथ, जिसे मोकेसिन्स बोला जाता है, जैसे आप कह सकते हैं स्लीपर्स या शूज होते हैं। तो उसे बड़ा अजीब सा, अशेम सा फील हो रहा था, क्योंकि उसका जो ब्लैंकेट था, ब्लैंकेट यहाँ रेफर करता है, उनका जो स्कार्फ था, उनकी जो शॉल थी, वो हटा दी गई थी उनके शोल्डर से। तो उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा कपड़ा उनके शरीर से हटा दिया गया है। पर जो बाकी की इंडियन गर्ल्स थी वहां पे, वो बड़ी अजीब से ट्रीट कर रही थी इस चीज को कि इट्स ओके, क्योंकि उन्होंने अलग कपड़े डाले थे, टाइट क्लोथ्स पहने थे, जो अकॉर्डिंग टू द राइटर उनके ट्रेडिशन में फिट नहीं होते। और जब वो लोग डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे तो वहां पे ऑपोजिट साइड से कुछ बॉयज आ रहे थे। तो जो राइटर है वो नोटिस करती है कि 3 बॉयज जो हैं वो उन्हीं की तरह ब्रेव हैं। वो इसलिए कहती है क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो बिल्कुल न्यू एंट्रेंट्स थे उस स्कूल के लिए, और उनके जो कपड़े थे, ड्रेस थी, वो बिल्कुल बाकी लोगों जैसी नहीं थी। तो वो उनकी तरफ देखती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो बेसिकली उनके पीछे खड़े होते हैं, एंड उसके बाद रियलाइज होता है उसको कि वो भी उनकी तरह अनकंफर्टेबल हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है उस जगह पे। तो इसके बाद क्या होता है, एक छोटी सी बेल बजती है और सारे बच्चे जो हैं अपनी चेयर्स को ड्रैग कर लेते हैं। तो जो राइटर है बाकियों की तरह वो भी चेयर को ड्रैग कर लेती है और एक बारी में बैठ जाती है। पर वो देखती है कि सब लोग तो खड़े हुए हैं, कोई भी बैठा नहीं है। तो जैसे ही वो खड़े होने लगती है, इतनी देर में नेक्स्ट बेल जो है वो बज जाती है वहां पे और सब लोग बैठ जाते हैं। तो राइटर एकदम से रियलाइज कर लेती है कि मैंने गलती की, मुझे पहले नहीं बैठना चाहिए था। सडनली उसको कुछ आवाज सुनाई देती है रूम के एक कॉर्नर से आती हुई। वो कोशिश करती है देखने के लिए कि आखिर वो कौन इंसान है, कौन सा बंदा है जो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। पर हर जगह उसे प्लेट्स ही प्लेट्स दिखाई देती हैं, बड़े टेबल दिखाई देते हैं। और फिर वो देखती है कि एक लेडी जो थी वो उसकी तरफ देख रही थी, वही लेडी जिसका येलो फेस था, वो कॉन्स्टेंटली ना उसे देख रही थी। तो वो अपनी आंखें नीचे को करके बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, जैसे कोई नजर रख रहा उसके ऊपर। और जो मैन है वो बोलना बंद कर देता है, मे बी उसे इंग्लिश नहीं समझ में आती है। और फिर उसके बाद एक फिर से बेल बजती है 3rd टाइम। तो सब लोग अपने फोक्स और नाइव्स उठा लेते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब जो राइटर है वो इतना डर जाती है इस टाइम पे कि क्या करना है, कि वो रोना शुरू कर देती है, आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट कह सकते हैं, बिकॉज उसको नहीं पता था कि आगे क्या करना है और उसको आगे और रिस्क नहीं लेने थे। वो कुछ नया नहीं ट्राई करना चाहती थी। तो जो राइटर है वो बोलती है सिर्फ ये चीज कि वो कैसे खा रहे हैं वो अकेली चीज नहीं थी जो मुश्किल थी। इनफैक्ट एक और टेरेबल थिंग थी जो उसकी फ्रेंड जुडिविन ने उसे बताई थी। उसको कुछ वर्ड समझ आए थे इंग्लिश के, जो उसने सुने थे उस पेल फेस्ड विमेन को बोलते हुए कि अब इनके बाल हम लोगों को काटने पड़ेंगे। और जो राइटर है वो नहीं चाहती थी ऐसा करना, बिकॉज उसने अपनी मदर को बोलते हुए सुना था कि जो अनट्रेन्ड वॉरियर्स होते हैं, जब उनको पकड़ लिया जाता है एनिमी के द्वारा, तो वो उनके बाल काट देते हैं। और उनकी कम्युनिटी पे वो लोग बाल नहीं काटते। जब बाल काटते हैं तो किसी के फ्यूनरल पे काटते हैं, या वो लोग काटते हैं जो कावर्ड्स होते हैं, जो डरपोक होते हैं। तो ज़ित्काला शाह ना तो अपने आप को कमजोर मानती थी और ना ही वो ये मानती थी कि मुझे किसी का अफसोस करना है कि मेरे बाल ना काटे जाएं। बट जुडिविन और जो ज़ित्काला हैं, जब वो डिस्कस कर रही होती है अपनी डेस्टिनी के बारे में, जो उनको लगता है कि अब बाल जो हैं वो काटने ही पड़ेंगे
जो सुनने में आया है। तो जुडिविन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनको अग्री कर लेना चाहिए जो भी अथॉरिटीज करना चाहती हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू हम दोनों की टीम से। पर जो ऑथर थी वो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और वो बोलती है मैं इन लोगों के अगेंस्ट जाऊंगी, ऐसे कैसे मेरे बाल काटेंगे ये लोग। तो वो चुपचाप स्टेयर्स से क्वाइटली ऊपर चली जाती है, किसी को नोटिस नहीं होने देती, अपने आप को बचाने के लिए बेसिकली। वो चुपचाप इसलिए चल रही थी क्योंकि उसके जो मोकेसिन थे, उसके जो शूज थे, उसको चेंज करके अलग किस्म के शूज दे दिए गए थे जो बहुत ज्यादा आवाज करते थे जब वो यूज किए जाते थे। तो वो एक हॉल क्रॉस करती है और उसके बाद एक रूम में चली जाती है किसी की नॉलेज में आए बिना। तो जैसे ही वो उस रूम को एंटर करती है, वहां पर 3 बेड्स पड़े थे, ग्रीन कलर के वहां पर कर्टन्स थे जिसकी वजह से अंधेरा हुआ हुआ था। तो वो फटाफट एक बेड के नीचे क्रॉल कर जाती है, छुप जाती है अपने आप को लोगों से बचाने के लिए, अथॉरिटीज से बचाने के लिए कि उसके बाल ना काटे जाएं। तो जो राइटर है वो वहां छुप के थोड़ा शिवर करने लग जाती है, कांपने लग जाती है, क्योंकि उसे फुटस्टेप्स की आवाज आती है और वो अपने लिप्स को ऐसे करके टाइट कर लेती है, क्योंकि वो नहीं पता लगाने देना चाहती थी किसी को भी कि वो कहाँ पे है। फिर वो जो वॉइसेस हैं उसका नाम कॉल आउट करना शुरू कर देते हैं लोग, इंक्लूडिंग हर फ्रेंड जुडिविन। वो रिप्लाई नहीं करती और सून उसको सुनाई देता है कि जो फुटस्टेप्स की आवाज है वो स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, मतलब कोई नजदीक आता जा रहा है। विमेन और कुछ गर्ल्स ने उसके रूम में एंटर किया जहां वो छुपी हुई थी और उसको देखना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने क्या किया कि कर्टेन्स को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ी लाइट हो गई रूम में। और सून उसने, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने बेड के नीचे देखा और उसको बाहर को खींचा। उसने अपने आप को बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश की, इवन स्क्रैप किए अपने जो नेल्स हैं, रेजिस्ट किया, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उसको टाई करके चेयर पे बिठा देते हैं। अब जो ऑथर है वो जोर जोर से रोती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके बाल काटे। पर सडनली उसको लगता है कि उसके नेक पे कुछ ठंडा ठंडा लगा। एक्चुअली शी कुड फील वो पेयर ऑफ सिजर्स अपने नेक पे बिहाइंड, क्योंकि अब उसके बाल कटने वाले थे और उसका सारा का सारा जो कॉन्फिडेंस था वो गायब हो गया और उसको बहुत ह्यूमिलेशन फील हुई और उसे ऐसे लगा कि उसे उसकी माँ से दूर कर दिया गया है। वो रिकॉल करती है वो सब बैड मोमेंट्स, जो एम्बैरेसमेंट उसे फेस हुई, किस तरीके से वो लेडी उसको देख रही थी और किस तरीके से उसे थ्रो कर दिया गया था हवा में, जैसे एक पपेट को थ्रो किया जाता है, मतलब ऐसे ट्रीट किया गया था उसको। और इस टाइम तक उसके जो बाल हैं वो काट दिए गए थे और उसको महसूस हो रहा था कि अब मैं एक डरपोक हूं। वो रोना शुरू कर देती है, वो मम्मी को याद करती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ ही थी जो उसको कंसोल करती थी, उसको चुप कराती थी उसके सैड मोमेंट्स में। पर आज उसकी मम्मी भी नहीं है उसके पास उसे चुप कराने के लिए, और किसी और ने ट्राई नहीं किया कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, जाने। उसे ऐसे लग रहा था कि वो एक एनिमल है, एक हर्ड में, एक जैसे ग्रुप होता है ना एनिमल्स का, और उसको आगे आगे लेके जाता है एक हर्डर, एक लीडर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अब उसका उसकी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं था। बेसिकली भेड़ों को जैसे एक इंसान आगे लेकर जाता है, ठीक है, हर्डर, वैसे ही उसकी लाइफ और बाकी सबकी लाइफ को वहां पे चलाया जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। पार्ट 2 के लिए प्लीज मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।